कई बार तो आप लोगों को रात को भी जागना पड़ता होगा। तो ये जो आपका मिलिट्री में शिफ्ट हुआ है, ये आपके पेरेंट्स का प्रेशर था या आपका देशभक्ति के तरफ प्रेम था? आईना के सामने खड़ा होके खुद के कांधे पे हाथ रख के बोलते हैं शाबाश, बहुत अच्छा ड्यूटी किया। मुझे बताइए, क्राफ्ट मांगा और ट्रेडिशनल कराटे, जो हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के ऊपर हुआ था घटना, नमस्ते भारत, स्वागत है फिर से आज एक बेहतरीन एपिसोड में इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो। मैं हूँ शो का होस्ट लक्ष्यराज देवगुरु जायसवाल और हमारे साथ है शो की अदर होस्ट लवन्या जायसवाल। और हमारे साथ आज बेहतरीन गेस्ट बैठे हैं जिसको मैं सलाम करके जय हिंद बोल के स्वागत करूंगा। जॉयदीप मंडल, एक्स एसपीजी कमांडो। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते। मैं थोड़ा ब्रीफ बताना चाहूँगा सर के बारे में। सर ने बीकॉम किया, स्पोर्ट्स में बहुत ही बुलंदी हासिल की। उसके बाद उन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया, वहाँ से एसपीजी कमांडो बने। मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह को कन्वे किया और भारत को अपना पूरा जीवन दिया। तो शुरू करते हैं उनसे कुछ गुफ्तगू और उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, जयदीप जी थोड़ा बताइए अपने जर्नी के बारे में सर, हमारे हिंदुस्तान के, भारत के ऑडियंस को। आज मेरा जो लाइफ का जर्नी रहा है बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी था। और बचपन से लेके एक सपना देखा करता था मैं कि मानव जीवन एक ही बार मिला है मुझे, तो कुछ करके दिखाऊं, कुछ करके जाऊं देश के लिए, अपने लिए, अपना परिवार के लिए और समाज के लिए। तो बचपन में तो हम ये चीज़ डिसाइड कर ही लिए थे, कुछ करके जाना है और जब तक जिएंगे देश के लिए ही जिएंगे। और उसके ऊपर मेरा बचपन से ये ऐसे जगह पे मैंने पला पड़ा था, बशीरहाट, नॉर्थ 24 परगना जिला में बशीरहाट एक जगह है जहाँ पे हर घर में फुटबॉलर पैदा होता था एक टाइम पे। किसका नाम बताओ? रविंद्र सेनगुप्त, मिहिर बोस, दीपेंद्र विश्वास, आलोक दास, नाजिमुल हक, हबीबुर रहमान मंडल, तपन घोष, सारे के सारे प्लेयर इंडिया टीम में खेलते हैं और वो सारे के सारे जो है बशीरहाट जगह के हैं। तो उस जगह का जो इन्वायरमेंट था वो एक प्लेयर बनने के लिए सही था। तो बचपन में मैं माइंड सेट कर रखा था कि मैं भी इन्हीं की तरह फुटबॉलर बनूंगा और इंडिया टीम का जर्सी अपना पहन के जो है एक गर्व महसूस करूंगा और देश के लिए लड़ूंगा। तो बेहतरीन सर। ऐसे भी बंगाल मीन्स फुटबॉल, ब्लड में फुटबॉल। राइट। सो आप बीकॉम किए सर, मतलब लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड में गए? कॉमर्स बैकग्राउंड में, क्योंकि फुटबॉल के खेलने के चक्कर में जो मेरा फादर एक स्कूल टीचर रहा है और प्राइमरी स्कूल के टीचर। तो ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं था, पैसा उतना तो हमारा पास था नहीं। तो हमने जो डिसीजन लिया था वो अपना फैमिली को देखते हुए लिया था कि हमारे लिए एक फुटबॉल ही सही है। करेक्ट। तो जब मैं खेलना शुरू किया था तो मैं सोचा था कि अपना फादर को काफ़ी अच्छा एक परिवार दूंगा और काफ़ी फादर को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ताकि बहुत आसानी से फैमिली को स्मूथली चल सके। तो बहुत जल्द, मतलब बहुत बड़ा बनना चाहिए था, मतलब चाहता था मैं। लेकिन एक टाइम आया जिस टाइम में मेरा फादर को लगा कि मेरा बेटा जो है गेम के प्रति ज़्यादा झुक गया है, तो उसको अब बसीरहाट से लेके आ जाते हैं। गोबोट डंगा बोल के एक जगह है कि वो मेरा नज़र के सामने ही रहे और पढ़ाई करे। करेक्ट। क्योंकि गेम का उनका ऐसा लगता था कि फुटबॉल में कोई फ्यूचर नहीं है। करेक्ट। और गोबोट डंगा में लेके आए कि पढ़ाई करे और आगे बढ़े। आपके फादर भी आर्मी में या? नहीं, स्कूल टीचर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर। सो जैसे कि आपने बताया आपका एजुकेशन बीकॉम ऑनर्स रहा है, फिर आपने अपने पैशन को फॉलो करते हुए फुटबॉल खेला। हाँ। अब ऑब्वियसली पेरेंट्स लोग को ज़्यादातर लगता नहीं कि स्पोर्ट्स में एक बच्चे का फ्यूचर बन सकता है। तो ये ड्राफ्टिंग आपका चेंज कैसे हुआ सीआरपीएफ की तरफ? हाँ, उसी की तरह मैं चल रहा था। हाँ जी, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे गोबरडंगा में मैं शिफ्ट हो गया, हाँ मेरा जी। फादर के पास, मेरा पापा, मम्मी, भैया, बड़े भैया सब वहीं पे रहते थे, तो उनके पास मैं शिफ्ट हो गया। वहाँ पे आने के बाद जो है मेरा गेम में काफ़ी
डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था मुझे गवर्डंगा में, बोशीरहाट जैसा। ओके। तो मैंने अपना प्रैक्टिस करता रहा और पढ़ाई भी करता रहा साथ ही साथ। उसके बाद जो है मैं बोशीरहाट में फिर भी मैं जाता। उस टाइम आपको पता है बोशीरहाट के लिए एक ही ट्रेन चलता था दिन में, और उस ट्रेन में मैं प्रैक्टिस करने जाता था, और रात का ट्रेन मतलब गवर्डंगा पहुंचता था 12 साढ़े 12 बजे रात को। मैं गवर्डंगा पहुंचता था, और उतना कम उम्र में इतना रात को मैं प्रैक्टिस करके वापस आता था। तो हर रोज मेरा ये काम था, क्योंकि मेरा जो ट्रेनर रहे हैं फुटबॉल के, मिहिर बोस सर, मेरा गुरु रहे हैं, और आज भी गुरु है मेरा। तो मैं उनसे काफी सलाह परामर्श करता था, उन्होंने काफी अच्छा रास्ता दिखाया। बाद में मेरा फुटबॉल गेम का क्वालिटी दिखा के मैंने कलकत्ता मोहम्मडन स्पोर्टिंग तक खेला। तो बहुत लगन से आपने फुटबॉल खेला। हाँ। तो ये जो आपका मिलिट्री में शिफ्ट हुआ है, ये आपके पेरेंट्स का प्रेशर था या आपका देशभक्ति के तरफ प्रेम था? मैं क्या बोला कि मेरा जो ये था कि इंडिया टीम का जर्सी मुझे पहनना था। ओके। फुटबॉल में ओके। देश के लिए लड़ना था। करेक्ट। तो 2000 में मेरा बीकॉम कर रहा था उस टाइम, तो मुझे एक ऑफर मिला था कि सीआरपी में ज्वाइन करने का, क्योंकि गेम में तो मैं तो किसी भी तरह जाने का इच्छा था नहीं मुझे। तो अपना घर से काफी प्रेशर दिया गया कि तो गेम छोड़ और नौकरी मिल रहा है, नौकरी पकड़, क्योंकि फुटबॉल में रहेगा तो तेरा काल कुछ इंसिडेंट हो जाए, तेरा टांग टूट जाए खेलते खेलते, तो कोई क्लब नहीं देखने वाला, तेरा फ्यूचर नहीं देखेगा, तेरा भविष्य नहीं मतलब सिक्योर नहीं होगा। तो ये सोच के मैंने सीआरपी में ज्वाइन किया, और सीआरपी में ज्वाइन करने के बाद ऐसा रहा कि मुझे तुरंत ही एक दिन मैं दुर्गापुर ग्रुप सेंटर में रहा सीआरपी कैंप में, और उसके बाद तुरंत ही मुझे पंजाब जालंधर भेज दिया गया। और जालंधर पहुंचने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कोई जेल के अंदर बंदी हूं, और मुझे कोई बाहर का दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, ना तो मैं फुटबॉल खेल पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ। और फिर 14 महीना ट्रेनिंग किया। ऐसा रात निकलाना शुरू का जो 3-4 महीना तक मैं हर रोज रात में, दिन में रोने का मुझे अफसोस करने का कोई मौका नहीं मिलता था, इतना ट्रेनिंग में हार्ड ट्रेनिंग था। और रात में जब सोता था तो मुझे याद आता था कि मैं एक फुटबॉलर था, और मुझे मेरा जीवन कैसे परिवर्तन हुआ एकदम एक झटके से। मेरा जो सपना था वो एकदम खत्म हो चुका था, और मैं अंदर से भी टूट चुका था काफी। और फिर मैंने माइंड स्ट्रांग बनाया कि चलो, जो मैं फुटबॉल खेल के देश के सेवा करना चाहता था, अभी मेरा ये इसी पे मुझे आगे बढ़ना है। तो आपने जब इतना डिफिकल्ट फेज देखा, आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, अब घर चलते हैं, अपना पैशन को फॉलो करते हैं? हार मानने का मतलब मेंटालिटी है ही नहीं मेरा। ओके। जहां मतलब एक जगह जहां आ गए हैं वहां वहीं पे रह के जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक मैं पहुंचूंगा ही, मतलब वही है। और ये सिर्फ संभव तभी है जब डिसिप्लिन के साथ साथ डिटरमाइन करना होता है, और उसके बाद फिर डेडिकेशन होता है। डिटर्मिनेशन के लिए आपको डेडिकेशन बहुत जरूरी है। आप कोई एक लक्ष्य जो है आपने स्थिर किया, आपने फिक्स किया है एक लक्ष्य, और उस जगह जाने के लिए आपने तो डिटरमाइन किया ना कि अब मैंने वो जगह पहुंचना ही है किसी भी हाल में। और उसके बाद अगर उसके ऊपर एफर्ट ना दूं तो फिर उस जगह हासिल करना इतना आसान बात नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से एक इंसान को किसी भी एक नए एटमॉस्फेयर में, एक नए वातावरण में ढलने के लिए एटलीस्ट 45 डेज लगता है। हाँ। तो इस डिसिप्लिन में आपको ढलने के लिए मतलब कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मेरा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं बचपन से लेके फुटबॉल खेलता था। तो मेरा जो गुरु रहा है मिहिर बोस, वो बहुत ही डिसिप्लिन था। ओके। तो मैं ऑलरेडी डिसिप्लिन ही था। तो स्पोर्ट्स ने आपको हेल्प किया है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आज के मैं तो एक मैसेज आपका चैनल के थ्रू देना चाहूंगा कि बच्चों को आज ग्राउंड में नहीं भेजते हैं कि ना बच्चा खराब हो जाएगा, बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, खराब हो जाएगा, उनका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि मैं एक एग्जाम्पल रहा हूं कि ग्राउंड से मेरा लाइफ बना है, और मैं नहीं हूं, मेरा गुरु भी है एक नंबर का एग्जाम्पल।
वो भी बीकॉम पास करके बड़े बड़े नौकरी छोड़ के इंडिया टीम का जर्सी पहन के खेला है और इंडिया टीम में पार्टिसिपेट किया है। ईस्ट बंगाल में आपको पता ही है पिछले साल जो है उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है ईस्ट बंगाल क्लब से। सुपर। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए खुशी की बात है। तो कोई ऐसा ना सोचे, कोई भी गार्जियन अपना बच्चे के प्रति थोड़ा उनको इंस्पायर करे, मिली इंस्पायर करना चाहिए। बच्चा जिस साइड में नैक है उसको उसी साइड में पुश करने की कोशिश करे। एग्जैक्टली पढ़ाई के ऊपर भी देखना चाहिए। स्पोर्ट्स पढ़ाई जो common सिखा चीज है। सकता है वो आपको पढ़ाई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल, पढ़ाई मेन चीज है। Correct. अगर आपका अंदर एजुकेशन नहीं है तो यहाँ तक नहीं पढ़ सकते। अभी मैं एसपीजी में नहीं जा सकता अगर ग्रेजुएशन नहीं होता तो। या करेक्ट, यू हैव अ पॉइंट। सुपर। तो सर डिफेंस में क्या माइंडसेट ट्रेनिंग होती है जो कॉमन पीपल ट्रेन नहीं रहते? आप लोग एक पल में मरने के लिए भी निछावर रहते हैं देश के लिए, तो वो माइंडसेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है आपके ट्रेनिंग के टाइम पे? वो थोड़ा सा बताएंगे हमारे ऑडियंस को। देखिए, शुरुआती में मेरा जो ट्रेनिंग रहा है सीआरपी का वो लगभग 14 महीने का ट्रेनिंग रहा है। तो एक माइंडसेट करने के लिए 3 महीना काफी होता है ना। वहां पे 14 महीने में क्या माइंडसेट बन सकता है आप खुद सोच सकते हैं। और उसके बाद जैसे वो 14 महीना ट्रेनिंग होने के बाद वो फिर दुनिया देखना शुरू करते हैं। वो सीआरपी चाहे कहीं भी फोर्स के किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो अपना देश के सेवा में जुट जाते हैं। और डायरेक्ट जब जुड़ जाते हैं तभी उनका प्रॉब्लम फेस करना आसान हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रेंड है और ट्रेनिंग में उसको उस चीज के लिए बताया जाता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन आएगा और आपको फेस करना पड़ेगा और आपको बहुत इजीली इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। कोई ऐसा स्टोरी बताइए सर जो बहुत टफ था आपके ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड में जो आप मतलब डर गए थे कि ये मैं कर नहीं पाऊंगा और आपने कर लिया। मतलब ये नहीं, आपका ब्रेक इवन पॉइंट था। हाँ, यहाँ पर राइट। बस इसके बाद अब गया तो मैं टूट जाऊंगा। ऐसा कोई पल? सच बात बताऊं तो सीआरपी का जो बेसिक ट्रेनिंग रहा है, हो सकता है और मेरे साथ में ट्रेनिंग किया था 1400 करीब पंजाब जालंधर में। तो 1400 में और कोई कुछ सोचे ना सोचे मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए कोई क्रिटिकल ट्रेनिंग था नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी हाई परफॉर्मेंस देने वाला आदमी था। ओके, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। हाँ, मैं उस टाइम मेरा सर बोलता था, मतलब मीर बोस सर बोलता था, ग्राउंड में जब प्रैक्टिस के लिए उतारते थे तो बोलते हैं 90 मिनट बॉल के साथ खेलने के लिए 3 घंटा रनिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर। नॉन स्टॉप 3 घंटा आपका रनिंग करना अगर आसान हो जाए तब 90 मिनट आप बॉल के साथ दौड़ सकते हैं। तो आप खुद सोचिए, कोई भी डिपार्टमेंट में 3 घंटा रनिंग है ही नहीं। तो मेरे लिए वो आसान था ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ने आपको काफी कुछ सिखा दिया। काफी हेल्प किया। वो तो मैं मतलब जितना भी बोलो कम है। करेक्ट। तो सर आप पीएम को भी कन्वे करते हुए आए हैं अपने पिछले प्रोफेशन में, और आज आप भारत की महिलाओं को क्राव मागा ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो कौन सा टाइम ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टफ था आपके लिए? ये तो अलग अलग ग्राउंड है ये। राइट। एक है यूनिफॉर्म्ड पर्सन जो कि ड्यूटी करता है देश के लिए मींस देश के, जो मैंने किया हूं एसपीजी का यूनिफॉर्म में मैंने पीएम को सिक्योरिटी दिया जो कि देश के राजा है, उसके लिए ड्यूटी किया हूं। ड्यूटी वहां पे बड़ा है कि एक मकसद था उसमें कि अपना पीएम को कोई टच ना कर पाए और अपना पीएम को कोई थ्रेट छू ना पाए। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां आपको इस दौरान कोई मुश्किल हुई हो, कुछ ऐसा थ्रेट मिला हो पीएम को, आपने सेव किया उनको? देखिए, पीएम एक ऐसा पद है, हर रोज हर मिनट हर सेकेंड थ्रेट मिलता रहता है, नेशनली इंटरनेशनली। और ये बात बहुत कम लोगों को जानकारी में है। गेस सभी करते हैं, क्योंकि पीएम देश के लिए जो भी डिसीजन लेते हैं वो अच्छा डिसीजन लेते हैं फिर भी थ्रेट मिलता है। Correct. बुरा डिसीजन लेते हैं तो फिर थ्रेट मिलता है। थ्रेट मिलता रहता है। लेकिन थ्रेट के डर से हम स्टॉप कर दे, पीएम ना निकले बाहर, नहीं, ये तो नहीं हो फेस सकता। करने के लिए एसपीजी ऑफिसर भी फेस करने के लिए तैयार रहता है।
इनका ट्रेनिंग उसी चीज में देता है। एक्चुअली एसपीजी का तो जो 3 महीने का शुरुआती 3 महीने का जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत टफ है। तो सीआरपीएफ से एसपीजी ये डाइवर्जन कैसे हुआ, ये अब थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताओगे? ये मतलब कैसे डाइवर्जन्स होता है, क्या पोजीशंस रहता है? देखिए, मैं 2006 में मेरा पोस्टिंग था कश्मीर श्रीनगर में। ओके। एनआईटी कॉम्प्लेक्स बोल के हजरत बल में एनआईटी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे रह के हम लॉ एनफोर्समेंट की ड्यूटी करते थे। तो वहाँ पे एक मैसेज आया था कि एसपीजी के लिए एक ऑफिसर चाहिए, तो मेरा नाम चला गया। मेरा नाम चला गया इसलिए क्योंकि उससे पहले मैं सीएम साहब जो छत्तीसगढ़ का सीएम थे उस टाइम 2003 से 2005 मिस्टर अजीत जोगी, उन्होंने मेरा ड्यूटी देखते हुए मुझे अवार्ड दिया था, एक कैश अवार्ड दिया था। तो उस अवार्ड मिलने के बाद एक हमारा जो डायरेक्टरेट है दिल्ली में सीजीओ में, वहाँ पे एक अच्छा रेपुटेशन था मेरा कि वीआईपी सिक्योरिटी का एक रेपुटेशन था, क्योंकि उस टाइम मैं एसटीएफ में था। तो मेरा नाम आगे चला गया। जब आगे गया तो मैं जो उनका जो एग्ज़ाम होता है एसपीजी का, एग्ज़ाम के लिए मैं आ गया दिल्ली एसपीजी कॉम्प्लेक्स द्वारका सेक्टर 8। ओके। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो देखा इनका तो कई भागों में एग्ज़ाम होता है। एक दिन फिजिकल होता है, एक दिन साइकोलॉजी टेस्ट होता है, एक दिन मेडिकल चेक होता है। साइकोलॉजी टेस्ट 3 दिन होता है। एक दिन आपको रिटन टेस्ट मिलेगा, दूसरा दिन आपको साइकोलॉजी टेस्ट मिलेगा। ओके। वर्बली साइकोलॉजी टेस्ट करेंगे। एक आईपीएस सेक्रेटरी का आएंगे, साहब आके बैठेंगे और एक एक करके अंदर बुलाएंगे और रूम के अंदर एक एक क्वेश्चन करके छोड़ देता है। उसके बाद होता है एक कंप्यूटर टेस्ट जो कि बहुत ही हार्ड है, और उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकिन मेरा हो गया था, क्योंकि मैं वो टेस्ट जो है ना, कलर साउंड पैडल, 3 इवेंट एट ए टाइम कंप्यूटर में आता है और आपको हाथ पैर दिमाग पूरा काम करना पड़ेगा। आप कितना करेक्ट बटन दबाते हैं वो कंप्यूटर डिसाइड करेगा आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं, आप कितना कम समय में कितना क्विक सही डिसीजन लेते हैं, रैपिड डिसीजंस। और वो होता है सिर्फ 10 सेकंड के लिए। लेकिन 10 सेकंड ऐसे लगने लगता है कि 10 मिनट ओवर हो गया है कि या 1 घंटा पार हो गया होगा, लेकिन कि बंद क्यों नहीं हो रहा है। इतना क्रिटिकल टॉप सिलेक्शन प्रोसेस है एसपीजी के, इसीलिए हमारा बंगाली बहुत कम मिलता है। हाँ सर, ज्यादातर हरियाणा पंजाब वो लोग प्रिपेयर्ड है उस जगह पे जाने के लिए, जवानी बना रहे हैं। हाँ, वो देखते हैं क्योंकि दिल्ली में जो कुछ होता है वो नजदीक है, तो वो जानते हैं कि एसपीजी में जाने के लिए मुझे ये चीज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हम तो बिल्कुल मतलब नाम आया चला गया, जाके देखना पड़ रहा है कि ये सब होता है। सो आपका एसपीजी का ट्रेनिंग सिलेक्शन ये मेंटली ज्यादा ड्रेनिंग था या फिजिकली? मेंटली भी फिजिकली, लेकिन मेंटल टफनेस ज्यादा जरूरी है एसपीजी के लिए। मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, एकदम लास्ट मोमेंट तक आपका टूटना नहीं चाहिए। इसका ट्रेनिंग का बहुत, मैं थोड़ी देर पहले आपका क्वेश्चन का सीआरपी ट्रेनिंग में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। सीआरपी ट्रेनिंग कोई एक्सपीरियंस के बाद क्रिटिकल होता है, लेकिन मेरे लिए क्रिटिकल था नहीं, इजीली पार कर गया मैं 14 महीने। लेकिन एसपीजी का जो 3 महीने का ट्रेनिंग है ना, इसमें बहुत सारे घटना है जो मेरा आज भी अगर ऑफर करे एसपीजी या भारत सरकार के आप एसपीजी में दोबारा आ जाइए और ट्रेनिंग करके आप फिर ट्रेनिंग ब्रांच में लग जाइए, मेरे से नहीं हो पाएगा। ओह माय गॉड। जैसे आजकल सर हम लोग इतने स्पाई-फाई मूवीज देख रहे हैं, धुरंधर में भी दिखा है वो पानी के अंदर जाके बैठे रहते हैं, मतलब इस लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स होते हैं क्या? होता है। लेकिन धुरंधर में जो चीज दिखाया मैं एक बार नहीं 2 3 बार देखा हूं मैं नेटफ्लिक्स में, क्योंकि मुझे समझना था कि रॉ से ही कितना हद तक दिखा रहा है। रॉ का एक्टिविटीज बहुत हद तक दिखाया, बढ़िया दिखाया है, लेकिन एक बात ये भी है, सही दिखाएंगे भी तो मूवी फ्लॉप हो जाएगा। कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाना पड़ता है। तो एसपीजी का ट्रेनिंग में भी ऐसा पानी के नीचे से जाके करना पड़ता है, ट्रेनिंग है उनको। आप लोगों को एयर बेस भी सिखाता है उसमें, फिर एयर बेस ट्रेनिंग भी सिखा देता है।
जो पानी के अंदर से जाने का जो ट्रेनिंग है उसको बोला जाता है IUF। ओके। ठीक है, वो बहुत ही टफ ट्रेनिंग होता है, टफ सेशन होता है, और सिर्फ एक ही इवेंट नहीं है कि पानी के अंदर से गया, उठा और चला गया। उससे पहले भी करीब 5-7 इवेंट करने के बाद वो कराता है। मतलब अब जब आपका अंदर बिल्कुल ही स्टेमिना खत्म हो जाता है, मसल्स पावर खत्म हो जाता है, दिमाग काम करना बंद करता है, तब पानी में उतारते हैं। ओके। और फिर उठने के बाद फिर 5-7 इवेंट और करना है। ओह माय गॉड। सर एक कमांडो एक आम आदमी के रेशियो में ले तो 1:10, मतलब एक कमांडो वर्सेस 10 या 20 कितना हो सकता है? देखिए, आपका ये प्रश्न जो है ना, ये आम आदमी के लिए सही है, लेकिन हम इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए, एक छोटा सा बात मैं बता दूं, SPG ऑफिसर कभी कमांडो नहीं है। SPG ऑफिसर होता है दिमाग से, मतलब दिमाग और साथ ही साथ शरीर दोनों का बैलेंस बना के चलता है, और इनका अलग से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये आम आदमी की तरह होता है, लेकिन इनका अंदर का जो चलता है वो बहुत स्ट्रांग है, जो आम आदमी से अलग कर देते हैं। और ये जो आप रेशियो बता रहे हैं ना, ये रेशियो इन बाकी NSG है और भी कोई कमांडो स्ट्रीम होंगे, उनके साथ हो सकता है, लेकिन SPG के साथ ऐसा रेशियो में आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो SPG सबसे सुपीरियर आपको सिखाया जाए, डिसिप्लिन सब कुछ सबसे सुपीरियर वे है। बिल्कुल। Commandos SPG में का। जाना मतलब आप दुनिया के बारे में जानना सीखे, मतलब एक सोर्स है। आप पूरा दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया के बारे में जानकारी मिल रहा है आपको। आपका सिर्फ फिजिकल स्ट्रांग होने से मतलब नहीं है, आपका दिमाग से भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब आपको कम से कम समय में डिसीजन लेना पड़ेगा, और सही डिसीजन है, नहीं कि मैं डिसीजन ले लिया और फेलियर हो गया बाद में, वो नहीं है। आपका ऑब्जर्वेशन पावर, आपका स्कैनिंग पावर, इतना एक, देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि PM साहब कोलकाता में कई बार आए इलेक्शन से पहले, और उसके बाद भी ब्रिगेड में प्रोग्राम किया। तो PM साहब के सामने कितना लोग होंगे? बहुत, लाखों करोड़ों, हजारों, लाखों हुआ है। PM साहब के पीछे कितने खड़े थे? 20-30 आई गेस। पीछे जो आप स्क्रीन में देख रहे थे कितने थे? स्क्रीन में तो 3-4, हाँ 1-2, हाँ एक या दो। हाँ, एक या दो। और सर वो बैग क्या होता है जो बैग कैरी करते हैं? मैं आता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट। PM जी हमेशा बीच में रहते हैं, ही इज सराउंडेड बाय द सिक्योरिटी फोर्स। हाँ, आप देखे हैं कि PM साहब जिस कुर्सी में बैठते हैं उसके पीछे एक ही ऑफिसर बैठते हैं। बहुत सिंपल है, मेरे जैसे ही फिगर है ना। उनका ब्लैक गॉगल्स होता है। आप सोचिए, उस एक आदमी, वो भी तो आदमी है, वो एक आदमी, वो जो लाखों करोड़ों आप बोल रहे हैं ऑडियंस है, उनके ऊपर नजर है, सबको मॉनिटर कर पूरा मॉनिटर कर रहा है, जज कर रहा है। अब ये सोचिए, जो पूरा लाखों लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, उनमें मोदी जी या PM साहब को थ्रेट कितना हो सकता है? राइट। कितना थ्रेट? एक होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाखों थ्रेट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, नहीं लाख तो नहीं, लाख नहीं होंगे। राइट। ट्रेंड थ्रेट, ट्रेंड जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को टच करने के लिए या मारने के लिए या कोई भी इंसिडेंट करने के लिए आएंगे ना, वो हाईली ट्रेंड होंगे। राइट। करेक्ट। और जब वो ट्रेंड पर्सन एक या दो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो ऑडियंस है वो भी क्या चेकिंग फिस्किंग होके ही आए हैं, तो उनके पास लॉन्ग रेंज वेपन तो होना नामुमकिन है। उनके पास क्या होगा? शॉर्ट रेंज वेपन। सोचिए, अब जो पीछे बैठे हैं, वो जो करोड़ों लोग बैठे हैं ना, लाखों करोड़ों जो लोग बैठे हैं, उनमें से सिर्फ वही एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो लाखों में से कौन है जिसके पास शॉर्ट रेंज वेपन है। ये कैपेबिलिटी SPG बनाते हैं। अब हाथियों के दौड़ में चींटी को ढूंढने वाला काम हो गया। इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं जो बार बार एक बात बता रहा हूं, डिसिप्लिन में रह के जो अपना ऑब्जर्वेशन पावर, जो अपना ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं, मेंटल सेट करते हैं, माइंड सेट करते हैं ना, वो है सिक्योरिटी पर्सन।
परफेक्ट सिक्योरिटी पर्सन। और एक बात ये भी बोलना चाहूंगा, आप पीएम का, हम जो है ना पीएम को साथ में लेके निकला, प्रोग्राम किया, दिन के शेष आवर्स में, लास्ट आवर में हम पीएम साहब को लेके फिर उनका घर में सुरक्षित पहुंचाया। ये बहुत बड़ा अवार्ड है हमारे लिए, राइट। और इसके लिए हम ये अवार्ड कोई बोलेगा नहीं आपको आके, हमारा सीनियर ऑफिसर, हमारा डायरेक्टर साहब आके नहीं बोलेंगे कि चलिए आप लोग बहुत अच्छा ड्यूटी किया है, आपको लिए ताली बजा दो। हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे, लेकिन हम घर अपना क्वार्टर में आने के बाद आईना के सामने खड़ा होके खुद के कांधे पे हाथ रख के बोलते हैं शाबाश, बहुत अच्छा ड्यूटी किया। नेशनल एसेट को आप संभाल के चल रहे हैं। वेरी नाइस। सेल्फ मोटिवेटेड। हम्म। ऐसे ही मोटिवेशन रखना पड़ता है एसपीजी को। तो सर वो बैग क्या है? मैंने सुना है शील्ड हाँ, है या कुछ बैग। ऐसा। बैग हमेशा मैं देखा उसका सूटकेस की नाम है तरह। बीआर शील्ड, हाँ। बुलेट रेजिस्टेंट शील्ड। ओके। वो कोई बैग नहीं है, वो तुरंत खुल जाता है वैसे। वो एक झटके में एक 5 फीट का एक शील्ड बन हाइट जाता है। शील्ड बन जाता है, जिसमें बुलेट प्रूफ नहीं करते हैं बट बुलेट रेजिस्ट करता है। उनका जो स्पीड है उसको खत्म कर देते हैं। कई कई होता है कि कोई एंगल से लग जाए तो वो बुलेट वही रुक जाता है, अदरवाइज डायरेक्ट हिट करता है सामने से, तो उसका जब मतलब कुछ एक मतलब हर चीज तो मैं बता नहीं सकता कैमरे के सामने, right. लेकिन बुलेट अगर किसी के शरीर में घुसे तो वो फिर वो बुलेट जो रेजिस्टर्ड शील्ड है, रेजिस्टेंट जो शील्ड है, उस शील्ड भेद करके जब अंदर जाएंगे किसी आदमी के अंदर तो उसका उतना ज्यादा इफेक्ट रहेगा नहीं। अच्छा, उसको भी लेकिन चीर सकता है। हाँ, थोड़ा सा इंजरी हो जाएगा। ओके। तो ये तो आप लोगों के लिए भी एक लाइफ थ्रेट रहता है हमेशा। हम तो security में। उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। हम्म। हम बचे न बचे पीएम साहब को टच नहीं होने देंगे। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबकी जो सिक्योरिटी में जो भी फोर्स होते हैं तो वो दैट हैव टू क्वालिफाइड दिस एसपीजी थिंग? देखिए, हम स्टेट के बारे में तो बोल नहीं सकते, लेकिन हम एसपीजी के हैं, एसपीजी में रहे हैं, तो एसपीजी के बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। करेक्ट। फिलहाल जो इलेक्शन से पहले तक मैं अनऑफिशियली सीएम सिक्योरिटी का 10 ट्रेनर को मैंने ट्रेनिंग दिया हूँ। सुपर्ब। भवानी भवन डॉस को, डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, उनका 10 ट्रेनर्स को मैंने ट्रेनिंग दिया हूँ। उनको मैं कुछ हद तक सिखाने की कोशिश किया हूँ कि फॉर्मेशन कैसे वो होते हैं, और जो हमारा मेन इवेंट क्रब मागा कि खाली हाथ कैसे एक डेंजर को न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके ऊपर एक बेसिक आइडिया मैंने इनको दिया हूं। लेकिन एसपीजी में क्या करते हैं, बहुत ब्रीफली ट्रेनिंग होता है। एसपीजी में हर कोई ट्रेनर बन सकता है, क्योंकि हर रोज सुबह से शाम तक एसपीजी ऑफिसर के दिमाग में सिर्फ यही बात चलता है, कैसे अपना शूटिंग कैपेबिलिटी बढ़ाए, कैसे अपना फिजिकल परफॉर्मेंस बिल्ड करे, और कैसे अपना साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करे। सर, कोई मिशन के बारे में अपना बताइए, कोई जो आप लाइफ में सोचे थे कि ज़रूर बताएंगे लोगों को, कि ऐसा इंस्पायरिंग और एडवेंचरस मिशन था कोई ऐसा उस दिन? मिशन बहुत सारे जो हैं, यादगार रह गया आपके लाइफ में हमेशा। कभी कोई आप इंटरोगेशन में पड़े हैं कि मतलब आपको इंटरोगेशन करना पड़ा, या आपसे ये किसी ने इंटरोगेशन किया हो? देखिए, इंटरोगेशन करना तो हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ पीएम के साथ जाते हैं। पीएम जहां भी जाते हैं, पीएम साहब के जाने से पहले हमारा कुछ एसपीजी ऑफिसर, कुछ आईवी के ऑफिसर और ऑर्गेनाइजर, स्टेट पुलिस कमांडोज उस जगह को पहले से ही रेकी कर लेते हैं और ऑक्युपाई कर लेते हैं। सो प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं आप लोग के? हम सिर्फ लेके जाना, ड्यूटी करना और उठ के चले आना, ये हमारा ड्यूटी प्रोटोकॉल है। कई बार तो आप लोगों को रात को भी जागना पड़ता होगा, सर सो रहे हैं तो पूरा अगर मान लीजिए कोलकाता में आए साहब और नाइट हॉल्ट कर गया, तो हम फिर नाइट हॉल्ट भी उसी
होटल में होंगे जहां पे पीएम साहब है, और उसके अगल बगल के रूम में ही हमारा को लिए देंगे। Okay. राइट। ताकि हम तुरंत ही कोई इमरजेंसी होने पे तुरंत ही पीएम साहब को वहां से इवैक्यूएट कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कुछ आपके साथ? ऐसा मौका मिला नहीं कभी आज तक नहीं। हमेशा या इंटेलिजेंस आपके जानकारी में 200% सेफ्टी लेके चलता है, 200%। 100 में विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा 200% में विश्वास करते हैं। Okay. सर एक आम आदमी क्या नहीं देख पाता जो एसपीजी देख लेता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब हम पीएम के साथ निकालते हैं तो हमारा जो वेशभूषा होता है, तो वो लोगों के लिए एक क्या बोलते हैं, आइकॉन बन जाता है कि देखो कैसे काला कोट में, काला टाई में, काला सनग्लास, खासकर काला कोट काला टाई कोई भी पहन सकता है, लेकिन वो जो सनग्लास का जो शेप है या सनग्लास कैसे पहनते हैं, और कान में वॉइस जूसर लगा हुआ होता है, हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो उनका जो पहनावा है, ये काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं आम लोगों को। लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशन होता है आम लोगों को, कि एक्सपेक्टेशन कहाँ से आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि मीडिया से और मूवीज से, कि कोई एक मतलब वन मैन आर्मी, या करेक्ट, मतलब, लेकिन एसपीजी कभी वन मैन आर्मी ड्यूटी नहीं है, ये एक अच्छा डिसिप्लिन्ड टीम वर्क है, इट्स अ टीम वर्क, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे, हमारा टीम में जितने भी मेंबर उस टाइम ड्यूटी में खड़े हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। ओके, मान लीजिए मैं टेल पीएसओ हूं, टेल मैं ऑब्जर्वेशन में एरिया मेरा टेल का है, पीछे का है। अब कोई हमारा लेफ्ट राइट से कोई ऑफिसर देख लिया कि टेल के साइड से कोई एक सस्पेक्ट दिखाई दिया, तो वो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करेंगे, टेल पीएसओ देखो तुम्हारा पीछे, तुम्हारा सामने कोई कुछ हरकत कर रहे हैं। चारों ओर ऊपर नीचे आप लोग का अवेयरनेस रहता है चारों तरफ। तो ये जो कम्युनिकेशन है, एक कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया होता है, एक दूसरे को बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। हम टीम मेंबर को, हर एक टीम मेंबर के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनका मतलब अब सोच सकते हैं कि उनका फैमिली के बारे में भी हमारे को बहुत अच्छा जानकारी होता है। तो आपने जैसे ये टेल बोला, तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ऑडियंस को बताएंगे? देखिए, ये बहुत सीक्रेट है। ओके, तो इसके बारे में ये हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो सर जैसे ये जो भारत के अभी उभरते हुए युवा आपको देख रहे हैं आज गांव-गांव से, शहर से, अगर उनको डिफेंस में जाना हो, और क्योंकि हिंदुस्तान का जो मैंने रिसर्च किया अप्रॉक्स 27 लाख एक्टिव और रिजर्व डिफेंस में है, नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें डबल अप करना चाहिए जिस हिसाब का हमारा पॉपुलेशन भी है, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं डिफेंस में, आर्मी में, सीआरपीएफ में, ये भी बहुत, अगर वो स्पोर्ट्स में नहीं है तो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, मैं बोलूँगा, मेरा जो मानना है कि आजकल यंग जनरेशन पूरा मोबाइल पे जुड़ गया है। ये बहुत बुरा समय चल रहा है एक समाज के लिए। पबजी खेल रहे लेकिन लाइफ में कुछ नहीं, लाइफ में इनका कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है, सोर्स ऑफ ये सिर्फ इंफॉर्मेशन इज एंटरटेन कर रहे हैं लाइफ को। हम ऐसा, हमारा भी कभी उम्र उस तरह था, 18 साल 19 साल, लेकिन हमारा मेंटालिटी कभी ऐसा नहीं रहा है कि फ्यूचर के बारे में हम सोचे ही ना, बस अभी मैं खेलने की इच्छा करे तो खेले, कोई घूमने की इच्छा करे तो घूमे। आजकल एक कैफे बीमारी और एक ऊपर से आ गया है, हर शाम को कैफे में जाके बैठना और वहीं पे स्मोकिंग करना, मतलब एक कल्चर चल रहा है अभी। तो ये लाइफ ये समाज को बर्बाद कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर लाइफ में कुछ करना है, इस तरह डिफेंस में जाना है, सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन में ढलना पड़ेगा, एक डेली रूटीन तैयार करना पड़ेगा कि सुबह से शाम तक और रात में सोने जाने से पहले आपका एक रूटीन बन जाना चाहिए आपका फ्यूचर लाइफ के लिए, और एम स्ट्रॉन्ग एम होना चाहिए, और एम में पहुंचने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। और डेडिकेशन मतलब डेडिकेशन, आपको अपना पूरा जीवन को उसी में दे देना है। जैसे आपने बताया आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया सीआरपीएफ ज्वाइन करने के लिए, एक रास्ता दिखाया, तो आपको क्या लगता है आज की यूथ के लिए उनके पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए उनको गाइड करने के लिए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए? करियर चॉइसेस तो ऑब्वियसली उनका रहेगा, बट एक गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए,
आजकल लोगों का मेंटलिटी ऐसा हो गया कि मान लीजिए एक फैमिली में माँ और पापा छोड़ के एक बेटा है और जिसका उम्र 16-17 साल का, मतलब 16-17 साल के बाद ही जो है उसका लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, मैट्रिक के बाद। तो उस टाइम उसका फादर और मदर दोनों लगे रहते हैं इनकम बढ़ाने में। मैक्सिमम फैमिली में ये चीज़ देखा हूँ, अकेला इनकम करके अपना फैमिली को मतलब सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो दोनों काम पे जुड़ जाते हैं और देखते नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहे हैं घर पे। उनके पास ये टाइम नहीं है, वो गाइडेंस करना तो छोड़ दीजिए। मेरे पास जितना स्टूडेंट है उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट का जो फैमिली है इस तरह मूव कर रहा है। तो मैं चाहूंगा ये बोलना कि सबसे पहले तो गार्जियन अलर्ट हो अपने बच्चे पे, सही शिक्षा दे। यार आज अगर युवा समाज मतलब कोई नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रहा है, वो फीड ऑफ हो गया है, तो ये कुछ हद तक जो है उनका परिवार का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसको किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व रखे ताकि वो को करिकुलम एक्टिविटीज से बिल्कुल एक्टिव रहे। मैं वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला हूं, अभी मेरा बोलने में थोड़ा सा शर्म आ रहा हूं बोलने में कि मैं ये सोचता था उस टाइम, बचपन में तो सोच बचपन जैसा ही होता है ना, तो मैं जब बड़ा इंडिया टीम में खेलूंगा तो लोग मेरे से ऑटोग्राफ मांगेंगे। अब ऑटोग्राफ देते समय अगर मेरा हैंडराइटिंग सही ना हो तो ये तो बड़ा बेकार बोलेगा, ये क्या खेलता है, इसका राइटिंग तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। इसीलिए मैंने कर्सिव राइटिंग सीखा। ओके सीखा मतलब खुद से सीखा, ये नहीं कि किसी के पास जाके सीखा। एक रास्ते में चलते चलते एक पेपर मिला तो पेपर उठा लिया, उठा के देखा वाह बहुत अच्छा ABCD लिखा हुआ है उसमें, मैं बोला यही राइटिंग सीखना है मुझे। वो पेपर को साफ करके धूल झाड़ के मैंने घर ले गया और उसको डेली सुबह और शाम जब पढ़ने के लिए बैठता था उससे पहले एक एक पेज ABCD लिखता था। मेरा हैंडराइटिंग सुधर गया और मैं जब SPG में रहे और SPG का जो मार्च महीने में हर साल रेजिंग डे होता था, उस रेजिंग डे में करीब 4,000-4,500 इन्विटेशन कार्ड लिखना पड़ता था और उस कार्ड मैं लिखता था। अगेन यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा रोल प्ले किया आपके लाइफ में, बहुत अच्छा। और मैं कभी फ्री नहीं बैठता हूँ, आज भी नहीं बैठता हूँ फ्री। आज भी मैं ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। क्लास तो चलता ही है, सुबह शाम क्लास रहता ही है और उसके बाद पूरा दिन भर रात को 10 बजे 11 बजे कभी कभी 12 बजे तक भी मैं काम करता रहता हूँ कि निर्भया को कैसे आगे बढ़ाया जाए और पूरा दुनिया के बारे में पता करता हूँ कि कहाँ पे क्या चल रहा है और समाज में महिलाओं का क्या इज्जत दिया जा रहा है। तो इसी से हम लोग आते हैं जैसे कि इसके बाद जो आपका ये मूवमेंट आपने स्टार्ट किया रिटायरमेंट के बाद, आपने जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया निर्भया मूवमेंट, तो ये क्या कुछ आपके पर्सनल स्टोरी से इंस्पायर्ड है या आपने इसी को ही देशभक्ति को ही जारी रखने के लिए इसको स्टार्ट किया? देखिए, देशभक्ति तब तक था जब तक मेरे पास वर्दी था। वर्दी मैंने छोड़ दिया 2022 में। उसके बाद जब घर पे आया तो मैं ये सोच के आया था कि वर्दी के बाहर मुझे करना है, समाज के लिए काम करना है तो महिलाओं के लिए करना है, क्योंकि 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था बसंत कुंज में दिल्ली में, वो मेरे सामने हुआ था। मैं उस टाइम दिल्ली में और SPG में ही रहा हूँ। तो मैं देखा हूँ मतलब सालों भर इंडिया गेट के सामने महिलाओं के कितना हाहाकार और कितना रोना। I got goosebumps listening to this, right? और आप लोग देखे हैं कि निर्भया को कितना बेरहमी से मारा गया है। तो मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा एक इंजरी कर दिया है, तो मैं सहन नहीं कर पाया। मैं दिमाग में घूमता रहा कि मैं जिस दिन मेरा ये यूनिफॉर्म उतरेगा मैं उस दिन एम्पावरमेंट का काम करूंगा, और मैं किया हूं। अभी ये बात है कि निर्भया मेरा इंस्पायर है, जिसके कारण मेरा एकेडमी का नाम ही है गोबरडांगा निर्भया krav maga एसोसिएशन। और मैंने सुना आप हिंदुस्तान में इकलौते ट्रेनर है krav maga के।
हाँ नहीं एक लोते क्रमागा के बहुत सारे Institute, ट्रेनर है, लेकिन Institute. एसपीजी जैसा क्वालिफाइड, एसपीजी का तो मतलब क्रमागा ट्रेनर मतलब वो क्वालिफाइड ही होगा, नहीं तो उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई चांस नहीं देगा क्रमागा सिखाने के लिए या ट्रेनर के पद पे। तो और एक है दिल्ली में ही है, वो मिस्टर विकी कपूर, वो भी क्रमागा सिखाते हैं, उनके साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्शन है। तो जैसे मैं बंगाल में हूँ, कोलकाता में हूँ, बहुत सारे ऑफर आता है मुझे, कोलकाता में क्यों नहीं एकेडमी ओपन किया, तो मैं तो हर किसी को तो मेरा दर्द भरी बातें तो बता नहीं सकते। तो मैं सोचता हूँ कि चलिए गोवर्धन से शुरू करते हैं, हमारा घर के ऊपर ही हॉल बना हुआ है, हॉल में मैं खर्च करके 22 लाख रुपया दे के मैंने हॉल बनाया, और फिर 5.5 लाख रुपया से उसको इक्विपमेंट खरीदा, जितना मेरे से हुआ है। फिनेंशियल प्रॉब्लम सबका रहता है। और तो अभी आपने तो कभी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मांगा इसके लिए? नहीं, हम सपोर्ट नहीं मांगे, कोई अगर आए आगे तो फिर हम सोचेंगे आगे, क्योंकि अभी हमारा एक कमिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और कमिटी है, अभी कमिटी जो बोलेगा वही होगा। ओके। बिना कोई स्वार्थ के आप ये कर रहे हैं, बहुत ही सर मतलब बेहतरीन आप काम कर रहे हैं। और मैं ऑडियंस को ज़रूर बोलूँगा कि इस इंस्टीट्यूट को हिंदुस्तान तक फैलाएं, सर से ट्रेनिंग ले, इसका फ्रेंचाइज ले, क्योंकि ये ज़रूरी है। आज सेल्फ डिफेंस जो है खुद से ही करना पड़ेगा, लाठी खुद से ही उठाना पड़ेगा दोस्तों, तभी होगा बदलाव। बहुत अच्छा बात बताया आपने, लाठी खुद को उठाना पड़ेगा, और मैं वही काम कर रहा हूँ। लड़कियों को लाठी अपना आप हाथ में उठाए, और जिसको लगे कि ये मेरे से डेंजर है उसको खत्म करे वही। और ये काम करने में मुझे पता है कि और हो सकता है 10 साल 15 साल लग जाए, जो दिन मैं देखना चाह रहा हूं, लेकिन एक दिन क्रमागा इंडिया को बहुत आगे ले जाएगा। शुरुआत तो आपने कर दी है। शुरुआत मैंने कर दिया हूं। वेरी नाइस सर। जैसा कि हम लोग अभी एआई सिविलाइजेशन, रोबोटिक सिविलाइजेशन में चल रहे हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी ने बोला है 2034 तक पूरा रोबोट्स टेक ओवर करेगा। मैं सुनता हूँ डिफेंस में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आगे। क्या लगता है इंडिया भी इम्प्लीमेंट करेगा ऐसा कभी रोबोटिक्स, आर्मी, डिफेंस? और क्योंकि जिस हिसाब से लेजी हो जा रहे हैं लोग आज के टाइम में, आपने भी बोला बिल्कुल मोबाइल पे पबजी खेल रहे हैं बट डिफेंस में एडमिट और नहीं हो रहे कई हैं। कई कंट्री में मैं देखा हूँ रोबोट को, जैसे रशिया और यूक्रेन लड़ाई चल रही है, आप लोगों को पता है, राइट वहां पे रोबोट से भी मूव कराया जा रहा है। राइट। ठीक है। ओके। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हाई होते जा रहा है, वैसे ही हो सकता है कभी ना कभी हमारा इंडिया भी करेंगे। वो तो हाई अथॉरिटी की बात है, वो राइट क्या डिसाइड करते हैं। आजकल पहले लड़ाई होता था आमने सामने, आजकल तो बटन दबाया और मिसाइल से ही चल रहा है, हाँ ड्रोन पहले से से चल फिक्स कर देते हैं कंप्यूटर में, बम वही जाके गिरते हैं। रहा है। तो क्वांटम भी अभी सुने इम्प्लीमेंट हो रहा है डिफेंस में आगे बिल्कुल जाके। बिल्कुल। तो अभी आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो बहुत सीक्रेट बात है, ये इसको हम तो बोल नहीं सकते हमारा जो। लेकिन एक बात हम बहुत खुश है कि हमारा कंट्री का जो एनएस है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हमारा पूरा भरोसा उन पे है, जो भी स्टेप लेंगे वो भारत के हित में ही होंगे। मिस्टर अजीत डोभाल। राइट राइट राइट। अभी तो पूरा हिंदुस्तान जानता है पूरा उनको। हिंदुस्तान जानते हैं, और धुरंधर इतना के बाद। कूल है कि मतलब सही में सामने से गुजरता है तो लगता है कि रिस्पेक्ट करे। मैंने तो बहुत रिसर्च किया था उनके बारे में, हर आपदा उनको पता रहता है और वो टाल भी देते हैं, मतलब हाँ मिनट मिनट में। बिल्कुल। मतलब कुछ थ्रेट होने से वो क्योर्ड भी हो जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी को पता भी नहीं चलता है पता भी कि नहीं वो चलता। था उस टाइम बहुत पे। कुछ घटना है जो कि मैं कैमरे में बोल नहीं सकता, बहुत कुछ घटना है इंटरनल। राइट सर। मतलब उनका जो काम करने का तरीका है ना, वो उनका सोच ही है इंडिया को कैसे आगे बढ़ाए या करेक्ट। और इंडिया को कैसे सुरक्षित करे। सर तो अगर ऐसा- अगर आप आज वापस से समझिए 20 साल के होते और डिफेंस में नहीं जाते तो क्या प्रोफेशन चूज करते अपने लाइफ में? प्रोफेशन फिर तो फुटबॉल छोड़ना ही नहीं था मुझे, फिर तो कोई और होते, क्योंकि मेरा गुरु जो मिहिर बोस है। सर कुछ रैपिड फायर राउंड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे, शॉर्ट में आंसर देना है आपको। डू और डाई एज अ कमांडो, एज अ एसपीजी। मैं समझा नहीं actually। डू और डाई, हाँ। मारो या मर जाओ, क्या क्या चूज करेंगे? रैपिड जब मर जाएंगे तो मर ही गए। जब मरने की बात तो करना ही नहीं है, या
सिर्फ करो, करो और मारो। मर गया तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? कौन देखेगा दुनिया? फैमिली या देश, दोनों में से कौन सा? मेरे लिए तो देश। फुटबॉल या एसपीजी? अभी एसपीजी। रेस्पेक्ट करता हूं मैं। कमिंग बैक टू निर्भया एसोसिएशन, जो आपका काम है, तो हर एसोसिएशन के कुछ पिलर्स होते हैं, कोर पिलर्स होते हैं। तो आपके इस एसोसिएशंस के क्या पिलर्स हैं? इस एसोसिएशन में द 3Ds जो आप 3Ds है, वही मैं बोलने जा रहा था कि 3D है। मैं हर बच्चों को जो भी एडमिशन लेते हैं उनको पहले ही हम उनका गार्जियन का सामने ही उनको ब्रीफ करते हैं, ओके। ताकि गार्जियन भी सुने कि जहां पे उनको बच्चा एडमिशन ले रहे हैं वो एसोसिएशन किस बेस पे चलता है, वो गार्जियन के ऊपर भी एक दबाव होता है। करेक्ट। ठीक है, तो हमारे जो 3D का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं गार्जियन और बच्चे दोनों के बीच में, कि डिसिप्लिन निर्भया के साथ जुड़े रहना मतलब डिसिप्लिन 100% फुलफिल होंगे। ओके। उसके बाद हमारा डिटर्मिनेशन बच्चा बाद में करते हैं कि क्या सीखना है, क्या करना है, वो डिटर्मिनेशन वो कर लेंगे। Correct. और उसके बाद फिर डेडिकेशन, वहां तक पहुंचने के लिए जो हम उसको इंस्पायर कर सकते हैं, डेडिकेशन तो वही करेंगे ना इंडिविजुअल। करेक्ट। एज ए ट्रेनर 3Ds बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। बिल्कुल, लाइफ में अचीव करने के लिए ये 3D, क्योंकि मेरा लाइफ में ये 3D था। जब मेरे साथ में कोई नहीं था तो ये 3D था। हम खाना खाए ना खाए ऐसे भी घटना था, और ऐसे भी दिन गया है मेरा बचपन में कि पूरा दिन खाना नहीं खाया, मिला नहीं खाने को, घर में खाना बना ही नहीं। और लेकिन शाम को जैसे ही 3:30-4 बजे फुटबॉल जरूर खेलने गया हूं, क्योंकि वो मेरा डिसिप्लिन था, डेली रूटीन था। रूटीन से हट के अगर दूसरा लेफ्ट राइट चला गया करेक्ट, तो फिर लाइफ का मतलब एक इनसिक्योर महसूस होता है। निर्भया को लेके क्या विजन देख रहे हैं सर नेक्स्ट 5 साल में, जो आपका इंस्टीट्यूट है? अगर मेरा एसोसिएशन का कोई बच्चा खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करे और मुझे आके बोले कि सर मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूं, तो वो दिन देखने की उम्मीद मतलब कर रहा हूं मैं, मतलब वो दिन देखने की इच्छा है मेरा। कितने बच्चों को आप करना चाह रहे हैं ट्रेन नेक्स्ट 5 साल के अंदर? अनलिमिटेड। मैं पूरा 24 घंटा महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड हूं। सर ये ट्रेनिंग ऑनलाइन भी हो सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली ऑनलाइन के लिए मुझे बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद और मालदा 3 जिले से फोन आया, जो कि 35 साल से कैराटे का ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो ट्रेनर लोग मुझे फ़ोन किया कि सर हम लोग सीखना चाहते हैं और हम कैराटे से अलग होके आपका क्रम आगे में आना चाहते हैं और एज ए ट्रेनर परफॉर्म करना चाहते हैं। मतलब उनका मतलब है कि हम बिजनेस करेंगे, अभी तक हमने कैराटे मार्शल आर्ट सिखा के बिजनेस किया, आप मैं क्राव को लेके बिजनेस करेंगे। आई एम सॉरी। तो सर क्राव मांगा ही क्यों? ऐसा क्या चीज़ है जो मार्शल आर्ट्स में सिखाया नहीं जाता है और क्राव मांगा में सिखाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं है कि क्राव मांगा क्या है। कोई बच्चा आता है बोलता है सर पता है मैं घर से अब यूनिफॉर्म पहन के जैसे निकल रहा था तो पड़ोसी पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं क्राव मांगा सीखने जा रहा हूँ। बोला क्राव मांगा ये क्या है? बोला ये सेल्फ डिफेंस है। ओ अच्छा कैराटे है, मार्शल आर्ट है। बोला नहीं ये कैराटे मार्शल आर्ट नहीं है। अभी वो इस चीज को इलेबोरेट नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा उनके साथ उनको समझा नहीं पाते हैं। तो मैं ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे कि क्राव मांगा और मार्शल आर्ट का ये जो आपका क्वेश्चन है, आप हमारे ऑडियंस को प्लीज समझाइए इसके बारे में। तो ये एक्चुअली देखिए हम बचपन से देखते हैं, क्योंकि जो कैराटे मार्शल आर्ट है ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं ना। करेक्ट। जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं ग्राउंड में, खुला ग्राउंड में कैराटे सिखा रहा है, सेल्फ डिफेंस के सिखा रहा है। तो ये जो कैराटे और मार्शल आर्ट है ये 200-250 साल पुराना है।
है ना। तो 200-250 साल पुराना है और ये कोई मॉडिफाई नहीं हो रहा है। ओके जो पहले चल रहा था वही चलते आ रहा है, बाद में ओलंपिक के साथ जुड़ा गया है इसको। और ये अभी आज के डेट में क्या हो गया, जैसे ही ओलंपिक के साथ जुड़ा ना, तब क्या हुआ, इसमें रूल्स आ गया है, क्योंकि ये गेम हो गया है अभी। ओके राइट, कंपटीशन आ गया, मेडल आ गया, ट्रॉफी आ गया कि तुम जीतो और गोल्ड लेके जाओ, ब्रॉन्ज लेके जाओ, सिल्वर लेके जाओ। लेकिन उसमें क्या हो गया, उनका जो इफेक्ट था, जो सेल्फ डिफेंस, एक्चुअली ये जो मार्शल आर्ट है, ये जो कराटे है, ये कौन बनाया था? ये बनाया था जंगल के अंदर जो हमारा जो क्या बोलते हैं, पुजारी होते थे पहले जमाने के, वो जंगल में तपस्या में लगे रहते थे। तो उनके ऊपर कोई शत्रु मतलब आके हमला ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। अगर आक्रमण करते हैं तो अपने आप को बचाने का एक तरीका वो लोगों ने बनाया था, उसी को नाम दिया गया था कराटे। और फिर उसको मॉडिफाई करते करते अब जैसे कि ओलंपिक में आ गया, तो उसका वो पार्ट जो है ना छूट गया है, जो अपने आप को बचाने वाला जो पार्ट है वो छूट गया है। वो उतना इफेक्ट नहीं रहा है कि आदमी को कहाँ मारना है, क्योंकि गेम में तो कोई आदमी को तो मार नहीं सकते ना। तो बच्चों को माइंडसेट क्या हो रहा है कि ये गेम है बेटा, करेक्ट, आप इस जगह पे नहीं मरना। जो एक ह्यूमन बॉडी है, वेल्नरेबल ऑर्गन्स है, जैसे हमारा किडनी को मारेंगे तो आदमी ऐसे ही मर जाएंगे। हमारा जो ग्रोइन है, ग्रोइन में अगर हीट करेंगे तो आदमी तो खत्म हो तो जाएगा। आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि बच्चों को, यंगस्टर्स को क्राव मांगा के बारे में नहीं पता, क्योंकि उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता है स्कूल्स में, हर जगह। तो आपको लगता है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को ये स्कूल्स में डालना चाहिए, क्राव मांगा सिखाना चाहिए? एकदम बिल्कुल ही चाहता हूं मैं कि ये इमीडिएटली, आज का जो सिचुएशन है, हर घर में, हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी चैनल में आप देखोगे कहीं ना कहीं लड़की कहीं ना कहीं अब्यूज हो रहा है, हैरेसमेंट के शिकार हो रहा है। तो इसके चलते जो है, हम सरकार के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके क्राव मागा को स्कूल शिक्षा के अंदर लिया जाए और इसको इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारे स्कूली बच्चा सुरक्षित रहे। क्योंकि ये इसमें कोई रूल्स नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। इस क्राव मागा सीख के कोई ओलंपिक में मेडल नहीं ला सकता, ओलंपिक में नहीं जा सकता, लेकिन ये अपना जीवन को बचा सकता है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ क्राव मागा सीखना हर बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके आप डॉक्टर बन जाओगे। कोलकाता में 2024 में अभया कांड होता है। अभया जो एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट और डॉक्टर थे, उसके बावजूद उसके साथ जो घिनौने काम हुआ है, अगर वो क्राव मागा जानता तो मुझे लगता है कि वो अपने आप को बचा सकता था। तो जयदीप जी, एक बहुत ही इसके ऊपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। जैसे कि आपके एकेडमिक्स में जो सिखाते हैं सेल्फ डिफेंस, वो सड़कों के लिए तो सही है, बट आज अगर आप देखोगे तो वुमेन एंड गर्ल्स आर नॉट सेफ एट देयर होम, एट देयर वर्क प्लेस, बिल्कुल राइट? तो वहां पे क्या सेल्फ डिफेंस काम आता है? 100% आता है। ये किसी भी जगह पे काम आ जाएगा। जहां पे आप बड़ा ट्रेन में भीड़ के अंदर लड़कियों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कोई बैक टच, कहीं से कोई एल्बो मारता है, कोई घुटना मारता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक क्राव मागा ही काम कर सकता है, एक क्राव मागा, जस्ट क्राव मागा ही काम कर सकता है। मैं बहुत ही, और मैं करता भी हूं आज तक। मैं भी बनगा लोकल में कभी जाता हूँ, काफ़ी भीड़ होता है बनगा लोकल में। शियालदा से ट्रेन में चढ़ता हूँ, जैसे मैं सीएम सिक्योरिटी को ट्रेनिंग देने आता हूँ, तो ट्रेन में ही आना जाना होता है मुझे। तो भीड़ ट्रेन में जैसे चढ़ता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा आसपास जो भी खड़े हैं वो सब एकदम बहुत अच्छा आदमी है, कई गलत दिमाग वाला भी होते हैं। तो जैसे मेरा जेब में हाथ लगा, मैं देखने की जरूरत नहीं है, एक एल्बो देता हूँ, वो वहां से खत्म, वो मतलब हटने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको जहां लगता है वो हम आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये कितना डेंजर आदमी है। तो हर किसी सिचुएशन में, हर कोई सिचुएशन में क्राव मागा परफेक्ट टेक्निक्स है। तो अगर एक 45 वेट की एक लड़की हो, बंदी हो, और अगर 80 साल के 80 किलो के वेट के आदमी के साथ उसको खुद को डिफेंड करना हो, तो उसके लिए भी क्या क्राव मागा हेल्प करता है? बिल्कुल बिल्कुल। या वहां कोई फिजिकल बैरियर आ सकता है? कोई फिजिकल कोई मतलब नहीं है। एक 6 साल का लड़की भी एक बड़ा
मेरे जैसा एक आदमी को भी बड़ा आसानी से गिरा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक साइंस का काम करता है। ओके जो टेक्निक है इसमें मैक्सिमम सब साइंटिफिक टेक्निक है। लीवर, ओके हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, हाँ हाँ लीवर, वो लीवर काम करता है। तो आप टेक्निक्स पे ज्यादा काम करते हो। टेक्निक पे ज्यादा काम करते, थ्योरी भी है, माइंड सेटअप क्लास भी चलता है इनका, घंटा भर उनको माइंड सेटअप के लिए मुझे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि माइंड अगर सेटअप नहीं है फिर डिसिप्लिन उतना इंटरेस्ट से नहीं करेंगे, मेंटेन करेंगे। करेक्ट। मुझे लगता है थियोरेटिकली लोग उतना अच्छा नहीं समझते जितना प्रैक्टिकली वो लोग समझ पाते हैं। हम दोनों साइड में, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ और दोनों इवेंट ही थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों मैं ही कराता हूँ। ओके तो नेचुरली जो भी बच्चा मेरे पास आते हैं वो बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखता है, और कुछ एक स्टूडेंट्स उसका फादर मदर या गार्जियन के कमियों के वजह से छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसका फादर मदर डिसिप्लिन, हमारा जो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो आपके अकेडमी में कोई शाही लड़की, कोई जेंजी अगर आए जो कि इतना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर कैसे टैकल करते हो उनको? उनको 3 महीना टाइम लेता हूँ, देखता हूँ 3 महीने में कितना प्रोग्रेस करता है। और ये प्रोग्रेस सिर्फ मैं नहीं देखता हूँ, ये उनका फादर मदर से फीडबैक लेता हूँ। ओके कि आपका लड़की जब आए थे ऐसा तो मतलब ऐसा था, और आज आप घर में उनका व्यवहार में, मतलब उसका जो बिहेवियर है और उनका जो चलना फिरना है, खाना पानी है और जो एजुकेशन में है, वो कितना मतलब इंटरेस्ट से कर रहे हैं। अगर फादर मदर सही रिपोर्ट दिया तो वो कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज हम बोलते हैं कि देख लीजिए आगे आप और कहीं, क्योंकि जो बच्चा 3 महीने में नहीं सुधर सकता तो वो आगे भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो डिसिप्लिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। करेक्ट। ओके सर, तो एक रैपिड फायर कर लेते हैं आपके साथ फटाफट। सो मुझे बताइए, क्राव मांगा और ट्रेडिशनल कराटे स्ट्रीट पे क्या हेल्प करता है लोगों को? क्राव मांगा दिन एंड देयर रिजल्ट देता है। ओके, तो क्राव मांगा आप बोलोगे, क्राव मांगा। ओके, ट्रू और फॉल्स, मोस्ट सेल्फ डिफेंस वीडियोज ऑन सोशल मीडिया विल गेट यू किल्ड इन रियल लाइफ? फॉल्स। फॉल्स मतलब जो दिखाते हैं वो सच होता है सोशल मीडिया में? कुछ हद तक मतलब सही होता है, सच होता है। सो आपके ट्रेनिंग के हिसाब से अगर कोई सड़क पर किसी के ऊपर तुरंत ही गन पॉइंट करता है, तो आपके ट्रेनिंग के हिसाब से आपके स्टूडेंट एक्ट करेंगे या फ्रीज हो जाएंगे? मेरा स्टूडेंट्स, यस, मेरा स्टूडेंट्स अगर है, वो अगर मेरे से ट्रेंड है, तो सबसे पहले वो इस सिचुएशन फेस करने से पहले ही वो वहां से भाग जाएगा, क्योंकि जब आग जलता है उससे पहले धुआं निकलता है, और धुआं देखने का मतलब जब ट्रेंड है मेरे से, तो धुआं देख के पहचान जाएगा कि यहाँ पे आग जलने वाला है, तो वो सिचुएशन देखने के लिए क्या वहां पे खड़ा रहेंगे। आप ऐसे सिचुएशन पे क्या करते हैं? मैं पहले से ही आग जलने से पहले धुआं देख के मैं वहां इमीडिएटली लीव करेंगे उस जगह से। ओके ओके, मतलब रन अवे कर लेंगे। हाँ, अपने आप को सेफ बचा लेंगे, क्योंकि हम सेल्फ डिफेंस करते हैं। लड़ाई नहीं हम करना। लड़ाई किस लिए करेंगे, हम सिचुएशन फेस करेंगे क्यों? हम तो हीरो थोड़ी है। और इंट्यूशन ट्रेनिंग भी आप देते होंगे आई गेस बच्चों को, कि इंट्यूशन पहले ही आ जाता है। पहले से इंपॉर्टेंट इंट्यूशन ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग इसके बारे में हर कोई बात नहीं करता। मेरा ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, तो बगल में दो लोगों को एक फिक्शंस चल रहा है। हम क्या करेंगे उस टाइम? बच्चों को हम सिखाते हैं उस टाइम उस जगह से उठ के दूसरा जगह पे शिफ्ट कर लो, क्योंकि जो आग जलने वाला होता है वो आग आपके ऊपर भी आ सकता है। ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन पावर मेन। यस। सो एक और क्रिटिकल थोड़ा क्वेश्चन है, सेल्फ डिफेंस एसोसिएशन, सो ये एक्चुअल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट रखती है या फिर ये एक मनी मिल्टिंग हो गई है आज के टाइम पे? एक बिजनेस हो गया, एक बिजनेस पॉलिसी मतलब लेके चल रहे हैं लोग। अपार्ट लाइक जितने भी चल रहे हैं हमारे मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है ओके कि ये जो आपको पता है 2019 जो हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी के ऊपर हुआ था घटना, प्रियंका रेड्डी खुद ब्लैक बेल्ट था। ओके, लेकिन उसके जो ये घटना का अंजाम दिया था वो 3 ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर थे। जब वो 3 ट्रक ड्राइवर से वो लड़ नहीं सकते, तो फिर वो किस काम के लिए सेल्फ डिफेंस सीखा था?
मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस है। वीक रहा होगा, ट्रेनिंग वीक रहा होगा, या तो फिर कॉन्सेप्ट ही कुछ गलत था। मैं हिंदुस्तान के सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि सर के इस मिशन को अपना विजन बनाएं और हर ज़िले और हर डिस्ट्रिक्ट में इसको फैलाएं। क्राव मागा सेल्फ डिफेंस है, लड़ाई के लिए हम ट्रेन नहीं कर रहे हैं, आपको बचाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, ताकि कभी भी कोई आपदा है आप अपना छड़ी खुद उठा पाए। और सर बहुत ही हम आभारी हैं आप हमारे शो में आज आए। We have met a very, inspiring personality for our nation and Bharat. Thank you so much for coming in our Thank you show, so sir. much, sir. Thank जय you. हिंद। जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों चैनल Thank को you. लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें नेक्स्ट आप किसको देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में। Yes. थैंक यू। जय And, हिंद। and please be a part of this Krav Maga movement, Nirbhaya movement. This will actually make some difference in our society. Women empowerment is very important. Thank you. थैंक यू। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे भारत के ऑडियंस को इस शो के एंड के? मैं एक मैसेज अपना इंडियन के लिए देना चाहूँगा कि अपना बच्चों को जो है ना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कॉन्फिडेंट कीजिए और कुछ एक सेल्फ डिफेंस कोर्स टेक्निक सिखाइए, ताकि वो अपने आप को पढ़ाई के साथ साथ जैसे फ्यूचर बनाए वैसे अपने आप को सुरक्षित भी रख सके और सिक्योर लाइफ तैयार करे। बस इतना ही है, क्योंकि हर जगह आपको बचाने के लिए कोई ना कोई नहीं होगा। You बिल्कुल have to be there standing for yourself. बिल्कुल बिल्कुल सही है। Thank you. थैंक यू।